वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिजिक्स। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में है जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी मेन एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट की जो जनरली एम है वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, कि हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे सोडियम लाइट की, डिफरेंस ऑफ द वेवलेंथ। और चूँकि सोडियम लाइट जो है इसकी टू क्लोजली लिंक वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है, डबलेट्स की शेप में, तो हम उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। एंड थिकनेस ऑफ फिल्म, फॉर एग्जांपल मीका। और हमारे पास मीका शीट थिन फिल्म के तौर पर होगी, उसका हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, उसका हम फाइंड करेंगे थिकनेस। ओके, सो वी विल यूज डिफरेंट मेथड्स। सो नेक्स्ट थिंग इज apparatus। हम apparatus को डिस्कस करते हैं कि इसके apparatus में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो apparatus जो हमारे पास होगा वो होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि मेन इंस्ट्रूमेंट है इस एक्सपेरिमेंट का, सोडियम लैम्प, वाइट लाइट लैम्प, मीका शीट एंड स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये हमारे मेन जो है apparatus है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है डायग्राम। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो है इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो डायग्राम में आपको एक सोर्स नज़र आ रहा है जो कि एक्सटेंडेड सोर्स है। सो लेट्स मी टॉक अ बिट अबाउट एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स क्या है? तो एक्सटेंडेड सोर्स जो है स्टूडेंट्स ये एक वास्ट सोर्स है, ठीक है, और प्लस ये एवरी डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है, ठीक है। लाइक सन, जिस तरह हम कहते हैं कि सूरज है, तो सूरज जो है ये एक्सटेंडेड सोर्स है कि जिसकी रोशनी हर तरफ जा रही है। तो इसी तरह एक्सटेंडेड सोर्स हम एक ले रहे हैं, कोई भी, ठीक है, लेज़र, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं। इन केस हम कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंडेड सोर्स है वो सोडियम लैम्प होगा, क्योंकि जनरली हमारे पास हम डबलेट जो फाइंड करने जा रहे हैं वो किसके लिए है? सोडियम के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आगे एक इनिशियली हम एक लेंस यूज़ करेंगे। सोर्स में से जो लाइट जा रही है आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो फिर लेंस के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाएगी? ग्रिड 1 पे। ग्रिड 1 ये ग्लास प्लेट है जो कि हाफ सिल्वर्ड और हाफ ट्रांसपेरेंट है। यानी इसका एक पोर्शन, हाफ पोर्शन जो है ये सिल्वर्ड है और हाफ पोर्शन इसका ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होगा इसमें से लाइट किसी हद तक जो है वो पास कर जाएगी, और जो सिल्वर्ड पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ठीक है। अब यहाँ से लाइट जो है वो अपवर्ड जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, और अपवर्ड हमें एक मिरर A1, यहाँ पे आप इसको M1 भी कह सकते हैं, मिरर M1 हमारे पास नज़र आ रहा है। तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी, ठीक है। और इसी तरह एक और जो रे ऑफ लाइट है वो जो पोर्शन में से ट्रांसमिट हो रही है, इस पोर्शन में से G1 में से जो ट्रांसमिट हो रही है वो मूव करेगी टुवर्ड द मिरर M2 या A2, और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी अगेन टुवर्ड G1। इनिशियली मैं इस G2 को डिस्कस नहीं कर रहा, ये भी हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से जब लाइट आती है और एक अपवर्ड मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो होता ये है कि दोनों साइमल्टेनियसली जो है ये पाथ कवर कर रही हैं अगर, तो अब यहाँ पे ये होता है कि इन दोनों के पाथ में बिट डिफरेंस आ जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लाइट यहाँ से जो ये बीम 1 इसको आप कहते हैं, जो बीम 1 है जो यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिट होती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस तरह ये एक्स्ट्रा पाथ कवर करती है एज कम्पेयर टू दिस वन वे। ओके, तो इन दोनों के पाथ को इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे G2 यूज़ करते हैं, जो कि इसी मटेरियल की बनी होती है जिसकी G1 बनी होती है, ठीक है। लेकिन इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? कंपेंसेटिंग प्लेट, क्योंकि ये क्या करती है? बीम 1 और बीम 2 के पाथ को इक्वलाइज करती है, ठीक हो गया। और फिर जब ये होता है तो इनकी पाथ में बिग डिफरेंस आ जाता है। ये रे ऑफ लाइट थोड़ी सी जो है
इन दोनों के दरमियान यानी बहुत कम डिफरेंस आ जाता है, पाथ डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, और ये राउंड अबाउट ऑब्जर्वर आई पे पहुंचते हुए इंटरफेरेंस के फिनोमेना के थ्रू फ्रिंजेस फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये रे डायग्राम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। उसके बाद हमारे पास जो मेन फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प इज गिवन बाय, वेवलेंथ जो हम सोडियम लैम्प की फाइंड करेंगे उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2d/n। अब यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर और डिसअपीयर एट द सेंटर ऑफ वेव कोरिस्पोंडिंग टू द डिस्टेंस d, और n हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो कि अपीयर हो रही हैं या डिसअपीयर हो रही हैं एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, यानी फ्रिंजेस टूवर्ड्स सेंटर मर्ज होती हैं। ठीक है, टू द डिस्टेंस d, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? d। द डिफरेंस ऑफ द टू लाइंस ऑफ द सोडियम लाइट इज λ2 माइनस λ1 इज इक्वल टू लैम्डा एवरेज स्क्वायर ओवर 2x। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। हम सोडियम की जो डपलेट्स हैं, टू लाइंस क्लोजली जो टू वेवलेंथ्स लाई कर रही हैं, उनके दरमियान डिफरेंस हमारा इस जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसका एम है, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा यानी डपलेट्स के दरमियान इज वुड बी लैम्डा एवरेज स्क्वायर ओवर 2x। सो x इज द सेपरेशन बिटवीन दैम। x बेसिकली हमारे पास वो सेपरेशन है, वो डिस्टेंस है जो हम मूव करवाएंगे मिरर को थ्रू स्क्रू। इसकी बात हम बाद में करेंगे। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ मिका शीट आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू d/t प्लस 1। डी क्या है? फ्रिंज शिफ्ट आफ्टर इंसर्शन ऑफ मिका शीट। डी जो है हमारे पास जितना फ्रिंज जितनी शिफ्ट्स होंगी, ठीक है, यानी ये भी माइक्रोमीटर पे आप मेजर करते हैं, इसको हम चेक करेंगे, तो वो डिस्टेंस होगा यानी जो फ्रिंज शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है, आफ्टर इंसर्शन ऑफ मिका शीट। सो टी क्या है? थिकनेस ऑफ मिका शीट है जो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द थ्योरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ पे फिगर में जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वे में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मूवेबल मिरर है, इसकी बैक साइड पे एक स्क्रू है, और ये फिक्स मिरर है और ये वाला, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इनटू G1 और G2 प्लेट्स में से होती हुई कहाँ जाती है? फिक्स मिरर की तरफ आती है, और ओवरऑल मैकेनिज्म जो भी है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपडेट जाने, ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, किसने डिस्कवर किया। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन इन विच लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स लार्ज इन स्पेशल एरिया रेंज में बता चुका हूँ, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन ने डिस्कवर किया, जिसमें एक एक्सटेंडेड यानी लार्ज इन स्पेशल रेंज एक सोर्स यूज किया गया, और उसको इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्शन। और लाइट जब पास होती है इसमें से, तो लाइट को ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये सारा मैकेनिज्म ऊपर मैं बता चुका हूँ। सो दीज बीम्स आर सेंट इन क्वाइट डिफरेंट डायरेक्शन अगेन प्लेन मिरर when they are brought together again to form interference of fringes। ये जो बीम्स हैं जब इनको डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेन मिरर सेंड करती हैं, सो दे आर ब्रॉट टुगेदर, उनको फिर दोबारा इकट्ठा किया जाता है और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म की जाती हैं। सो द अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर स्कीमेटिकली, मैं आपको बता चुका हूँ। सो द मेन ऑप्टिकल पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर M1 एंड M2 and two plain parallel plates of G1 and G2। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। The rear side of the plate G1 is lightly silvered so that the light coming from the source S is divided into one and reflected to a transmitted beam equal intensity। तो ये बात हम कर चुके हैं कि जो rear side है किसकी, ये जो हमारी G1 है इसकी rear side ट्रांसमिट करती है, अपर साइड जो है इसकी रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट जब यहाँ में से पास होगी, जरी बात है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। और द टू बीम्स हमें मिलेंगी, बीम 1 और बीम 2। So the light reflected from the mirror M2 back through G2 for the second time is reflected from the surface of G1 and into the eyes।
तो ये भी बात हम कर चुके हैं कि लाइट जो M2 फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो G2 यानी कंपेंसेटिंग प्लेट में से पास होगी सेकेंड टाइम, और फिर रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम द सरफेस ऑफ G1 टुवर्ड द ऑब्जर्वर आई मूव करेगी। तो द पर्पस ऑफ द प्लेट G2 कॉल्ड द कंपेंसेटिंग प्लेट इज टू रेंडर द पाथ इन ग्लास ऑफ द टू रेज इक्वल। तो G2 जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, ये हमारी कंपेंसेटिंग प्लेट है, और ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम पाथ को इक्वलाइज कर सकें दोनों बीम्स, बीम के लिए 1 और 2 के लिए पाथ को इक्वलाइज किया जा सके। सो मिरर M1 इज माउंटेड ऑन द कैरिज C एंड कैन बी मूव्ड अलोंग द वेल मशीन वेज और ट्रैक्टिंग। मिरर M1 जो है उसको मूव किया जा सकता है और उसको एक कैरिज के लाइक रेल्स उसके ऊपर माउंट किया गया होता है, फिक्स किया गया होता है, और इसको वेल मशीन वे में मूव किया जाता है। वेल मशीन वेव का मतलब ये है कि जब हम स्क्रू को मूव करेंगे तो स्क्रू फॉर एग्जांपल अगर 1 टाइम कंप्लीट रोटेट करेगा स्क्रू, इस तरह स्क्रू गेज में होता है, तो आपका मिरर M1 जो है वो अ बिट आगे मूव करेगा। So the slow and accurately controlled motion is accomplished by the means of screw V, which is calibrated to show the exact distance the mirror has been moved। वही बात मैंने जो आपको बताई कि बहुत स्लोली जो है आपका मिरर मूव करता है, क्योंकि स्क्रू V जो है उसको ऐसे कैलिब्रेट किया गया होता है कि वो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है आपको कि जो मिरर ने मूव किया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। ये फ्रिंज फॉर्म कैसे होती हैं। तो व्हेन मिरर M1 and M2 आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन सर्कुलर फ्रिंजेस आर फॉर्म। जब मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर हो जाएंगे दूसरे पे, सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, और पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2D cos थीटा। दोनों लाइट्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 2D cos थीटा। When light wave is reflected from denser to ray medium, an additional path of lambda by 2 will be produced, so that the path difference would be delta is equal to 2D cos theta plus lambda by 2। ये बात आपको पता है कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, दैट वुड बी लैम्डा बाई 2 इसमें ऐड होगा। तो फिर हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम दैट इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस this would be path difference is equal to 2D cos theta plus lambda by 2 which is equal to n lambda। ठीक है, और यहाँ से अगर हम फाइंड करें 2D cos theta is equal to 2n minus 1 over lambda by 2, यानी इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं lambda by 2। ठीक हो गया। सो दिस वुड बी फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं फॉर मिनिमम यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो उसके लिए भी पाथ डिफरेंस हमारा एडिशनली लैम्डा बाई 2 प्रोड्यूस होगा, जिस तरह यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। तो दिस वुड बी लेकिन इसमें पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे अगर आप देखें इस फार्मूला में तो पाथ डिफरेंस 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 में ऊपर ऐड हुआ था, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हुआ है लैम्डा बाई 2। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2 ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस हम क्या लेते होते हैं, 2n plus 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इस तरीके से जब आप 2D cos थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आएगा n लैम्डा। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, ये हमारे पास आ गई हैं जी फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस के ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हुए हम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे फाइंड करते हैं। तो कंडीशन जो होती है डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने क्या पढ़ी, 2D cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगी हमारे पास उसके लिए थीटा क्या आएगा, 0, तो cos 0 क्या होगा, 1। cos 0 जब 1 हो जाएगा तो ये 2D इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2D over n। तो इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक हो गया। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा वेवलेंथ से कि आपकी लाइट जो है जब वेवलेंथ फाइंड करेंगे ये किस रेंज में आ रही है स्पेक्ट्रम में, और यहाँ से आपको उसके कलर का भी आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंस इन क्लोज वेवलेंथ रेजोल्यूशन ऑफ द 2 स्पेक्ट्रल लाइंस, सोडियम D लाइंस और डबलेट। तो हम जनरली फाइंड करना चाह रहे हैं डिफरेंस इन क्लोज वेवलेंथ यानी रेजोल्यूशन ऑफ द 2 स्पेक्ट्रल लाइंस
यानी जिसको हम कहते हैं सोडियम डबलेट। So the spectrum of the sodium lamp is often called the sodium doublet because in a spectrometer capable of resolving these nearby wavelength, you see two bright yellow lines next to each other, a doublet. हम इसी वजह से यहाँ पे ये टर्म यूज करते हैं सोडियम डबलेट की, क्योंकि अगर हम बात करें सोडियम लैम्प की तो सोडियम जो है वो टू क्लोजली वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ दो होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। अगर हम उसको देखें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर कि जो इनकी रेजोल्यूशन कर सकता है, जो इन दो क्लोज वेवलेंथ्स के दरमियान डिफरेंस को देख सकता है, रिजॉल्व कर सकता है। You see two bright lines next to each other, then the microsynth interferometer sees the doublet rather indirectly by the overlapping of the two fringe pattern. फिर माइकल इंटरफेरोमीटर जो है वो इन डबलेट्स को इनडायरेक्टली फाइंड कर लेता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द टू फ्रिंजेस पैटर्न। और ये जब ओवरलैप भी कर रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम बात करें इन दोनों क्लोज वेवलेंथ्स की तो फिगर में आप देख रहे हैं कि सोडियम डबलेट जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज वेवलेंथ रखता है। इन लैम्डा 1 इज़ 589 नैनोमीटर होता है और लैम्डा 2 589.6 नैनोमीटर, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं दोनों वेवलेंथ्स, जिनको मिला के हम क्या कहते हैं सोडियम डबलेट। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं दिस वुड बी 0.6 नैनोमीटर। यहाँ तक आपकी ओवरऑल जो है ये डिस्कशन है। तो आप देख लें कि डेल्टा लैम्डा बहुत ज़्यादा कम आता है, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू वेवलेंथ, विच इज 0.6 नैनोमीटर। ओके, सो कंडीशन फॉर द nth डार्क फ्रिंजेस ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 क्या थी हमारे पास, 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा 1। अब हम दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे कंडीशन। तो अगर मैं बात करूं nth डार्क फ्रिंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 की, तो दिस वुड बी 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा 1। और सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रिंज होगी वह n+1 डार्क फ्रिंज, जो n के बाद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज अपीयर होगी, उसके लिए हमारे पास आएगा 2d cos थीटा इज इक्वल टू n+1 लैम्डा 2। तो नाउ मिरर m1 इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मिरर m1 को जो कि मूवेबल मिरर है उसको स्मॉल डिस्टेंस x मूव करते हैं सो दैट द पैटर्न ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस इज अगेन ऑब्टेन्ड। यानी हमने मूव करना है और एक सर्टन पैटर्न नोट करना है, ठीक है। तो आप दोबारा मूव करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वही पैटर्न एग्जैक्टली दोबारा रिपीट होगा, दैट इज n फ्रिंजेस ऑफ लैम्डा 1 क्रॉसेस द n+1 फ्रिंजेस ऑफ लैम्डा 2 वेवलेंथ। तो हम कहेंगे कि n फ्रिंजेस जो थी लैम्डा 1 की, यानी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, उनकी जो n फ्रिंजेस है वो क्रॉस करेगी जो नेक्स्ट वेवलेंथ है लैम्डा 2, यानी n+1 फ्रिंजेस को वो क्रॉस करेंगी, तो हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस मिलेगी। ठीक हो गया। मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जो पैटर्न आपने नोट किया उसको आप दोबारा हासिल कर लें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो फिर हम लिख सकते हैं कि फॉर लैम्डा 1 x इज इक्वल टू n लैम्डा 1/2, ठीक है। x होगा, ये हमारे पास जो रिसेंट फार्मूला है उसी से हमने फाइंड किया है कि x इज इक्वल टू n लैम्डा 1/2, ठीक हो गया। सो n इज इक्वल टू 2x बाय लैम्डा 1। तो यहाँ से अगर हम n फाइंड करते हैं दिस वुड बी 2x बाय लैम्डा 1। सो सिमिलरली हम n+1 के लिए लिखेंगे 2x बाय लैम्डा 2, जिस तरह हमने n के लिए लिखा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो n+1 माइनस n 2x डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस 2x ओवर लैम्डा 1। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट लैम्डा 2 लैम्डा 1 ओवर 2x। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। आपने इनको रीअरेंज किया है, सही है। सो हम कह सकते हैं कि सिंस द डिस्टेंस बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज टू मच स्मॉल, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जो है क्या है, स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है इनका ये दोनों एक राउंड अबाउट सेम हो जाएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो हम लैम्डा एवरेज स्केल ले लेंगे, तो जब हम इनकी एवरेज लेंगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 होल का स्केल। एवरेज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो उनसे रेलिवेंट अगर कोई एक पॉइंट फाइंड करना हो जो उन दोनों को ओवरऑल रिप्रेजेंट करे तो फिर आप उनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एवरेज का स्क्वायर मिलेगा क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस वुड बी लैम्डा एवरेज स्क्वायर विच इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2
डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो मेन फार्मूला आ गया है टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डबलेट्स, दिस वुड बी लैम्डा एवरेज स्क्वायर ओवर 2d। क्लियर? उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द मीका शीट बाय यूजिंग इंटरफेरेंस मेथड। इंटरफेरेंस मेथड से भी हम थिकनेस टी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आप फाइंड करेंगे थिकनेस टी बाय यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है थिकनेस फाइंड करने के लिए, और वो हम यूज़ करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट में, तो आपने उससे परफॉर्म करना है। लेकिन इनिशियली हम यहाँ पे थिकनेस टी फाइंड कर रहे हैं मीका शीट की बाय यूजिंग इंटरफेरेंस मेथड। सबसे पहले आप ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मीका शीट होती क्या है। मीका शीट आर यूज्ड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर हीटिंग वायर। मीका शीट्स जो है जनरली क्या करती हैं, इनका मेन एम क्या होता है, क्या पर्पस होता है, ये हीटिंग वायर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह कैंथल है और निक्रोम है, ये हमारी मीका शीट्स से बनी होती हैं, और इन हीटिंग एलिमेंट एंड कैन विथस्टैंड अप टू 900 डिग्री सेल्सियस। और ये कोई भी हीटिंग एलिमेंट लाइक बल्ब हो गया, इस तरह के जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये फिक्स होती हैं, और इनका जो टेम्परेचर है जो वो बियर कर सकती हैं वो 900 डिग्री सेल्सियस, 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर ये बियर कर सकती हैं। इसी वजह से इनको यूज़ किया जाता है मीका शीट्स वगैरह को, ये किस में यूज़ किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट्स में। मीका जनरली हमारे पास मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है, जिनसे ये बनते हैं। उसके बाद एक और टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज द ट्रेजेक्टरी दैट अ लाइट रे फॉलो एज इट गेट्स थ्रू एन ऑप्टिकल मीडियम। कि लाइट जब भी किसी ऑप्टिकल मीडियम में से पास होती है तो वो जो लाइट ट्रेजेक्टरी यानी पाथ वो फॉलो करती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। So if a thickness T of a substance having an index of reflection mu is introduced into the path of one of the inserting beam in the interferometer। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक शीट है जिसकी थिकनेस T है, किसी भी सब्सटेंस की मीका की ले लें, और उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो म्यू है, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंटरफेयरिंग बीम के पाथ में इंटरफेरोमीटर में, तो द ऑप्टिकल पाथ इन दिस बीम इज इंक्रीज। अब क्या होगा कि ज़ाहिर बात है ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल पाथ वो पाथ है जो कि लाइट ट्रेवल करती है कि जब वो मूव करती है किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में से। जब आपने ऑप्टिकल मीडियम इंसर्ट कर दिया, ठीक है, यानी आपने मीका शीट इंसर्ट कर दी, तो ऑप्टिकल पाथ इन दिस बीम इज इंक्रीज। ऑप्टिकल पाथ बीम का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल मोर स्लोली इन द सब्सटेंस एंड कंसिक्वेंटली हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। क्योंकि सब्सटेंस में से लाइट जो है वो स्लोली पास होगी और उसकी वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। द ऑप्टिकल पाथ इज म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ को फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू टी से थ्रू द मीडियम वेयर इट वाज प्रैक्टिकली टी थ्रू द कोरिस्पोंडिंग थिकनेस ऑफ एयर। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसको हम टी लेते हैं, लेकिन जब वो उस पाथ में से मूव करेगा तो उसको हम म्यू टी कहेंगे, क्योंकि म्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया आपको, म्यू हमारे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एयर के लिए देखें तो दिस वुड बी म्यू -1 टी अवर लैम्डा होता है, ठीक है। सो द इंक्रीज इन ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू -1। जाहिर बात है जब आपने क्या किया, जब आपने इंसर्शन की किसी भी सब्सटेंस की तो इंक्रीज कितना आया ऑप्टिकल पाथ में, म्यू -1। दिस विल इंड्यूस म्यू -1 टी अवर लैम्डा एक्स्ट्रा वेव इन द पाथ ऑफ वन बीम। तो हम कहेंगे कि उसने किसी एक बीम के पाथ में इतना पाथ डिफरेंस फर्दर क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा वेव क्रिएट कर दी इतनी। सो इफ वी कॉल डेल्टा एन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस है हमारे पास बाय विच द फ्रिंज सिस्टम इज डिस्प्लेस देन सब्सटेंस इज प्लेस इन द बीम। तो हम ये कहेंगे कि जब हमने सब्सटेंस जो है उसको प्लेस किया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, माइक्रोमीटर जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके माइक्रोमीटर को हम रोटेट करते रहे और हम फ्रिंजेस को शिफ्ट करते रहे, और डेल्टा एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने क्या की, काउंट की।
तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस बाय विच द फ्रिंज सिस्टम इज डिस्प्लेस, देन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द बीम वी हैव, फिर हम ये कहेंगे कि म्यू माइनस टी, म्यू माइनस 1 टी इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय लैम्डा। फिर इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा एन इंटू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन प्रिंसिपल अ मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एन, अब अगर आपको डेल्टा एन मेजर कर लें, म्यू आपको पता हो और लैम्डा आप फाइंड कर लें, तो यू कैन इजीली डिटरमिन दैट टी। तो आप टी यानी थिकनेस ऑफ मीका शीट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक मेथड था कि ये आप कैसे फाइंड करते हैं थिकनेस मीका शीट की बाय यूजिंग इंटरफेरेंस मेथड। अब इसके अलावा हमारे पास एक सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट्स आपने परफॉर्म करनी है, और ये आप लोगों को एज ए होमवर्क असाइन की गई है, आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्कस इट विद सूटेबल डायग्राम। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आपने डिस्कस करना है विद सूटेबल डायग्राम, और इसके साथ साथ आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे भी बात करनी है। ठीक है, डिफाइन टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमेना एंड आल्सो गिव इट्स कंडीशन, Why and how circular fringes are formed in the Michelson interferometer। आपने ये भी क्वेश्चन जो है इसका भी रीज़न आपने ढूंढ के लानी है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बनती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर लोकलाइज फ्रिंजेस, लोकलाइज फ्रिंजेस क्या होती हैं, और व्हाट आर वाइट लाइट फ्रिंजेस क्या होती हैं। गिव द एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यानी मॉडर्न फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हाउ थिकनेस ऑफ मीका शीट इज मेजर्ड बाय द स्फीरोमीटर। ये हमारा एक फर्दर वर्क है जो आपने परफॉर्म करना है कि स्फीरोमीटर से आप मीका शीट की थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको जो मेथड बताया ये उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मेथड, एडिशनल मेथड है, तो आप इसको भी परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद फॉर द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्रोसीजर आपका जो है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने जो वेवलेंथ फाइंड की किसकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की। सो द पोजीशन ऑफ द मिरर M1 इज एडजस्टेड बाय टर्निंग द ड्रम हेड सो दैट द ब्राइट स्पॉट ऑफ द सर्कुलर फ्रिंजेस अपीयर एट द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने मिरर M1 को एडजस्ट किया, और ड्रम हेड यानी जो आपका स्क्रू है उसको आप रोटेट करते रहे, और ब्राइट स्पॉट को आपने क्या किया, जो फ्रिंजेस अपीयर होंगी आपकी उस ब्राइट स्पॉट को आपने सर्कुलर फ्रिंजेस के सेंटर पे आपने एडजस्ट कर दिया। सो माइक्रोमीटर रीडिंग इज नोटेड, आपने क्या किया, माइक्रोमीटर की रीडिंग इनिशियली नोट की। द मिरर M1 इज मूव्ड अवे, अब आप मिरर M1 को मूव करें अवे, सो दैट द गुड नंबर ऑफ फ्रिंजेस, 20 फ्रिंजेस के लिए 30 फ्रिंजेस के लिए आपने क्या करना है, आपने माइक्रोमीटर M1 के साथ जो स्क्रू है उसको रोटेट करते रहना है, और फ्रिंजेस जो है स्क्रीन के ऊपर मूव करती रहेंगी, और उनके लिए आपने क्या करना है, 20 to 30 फ्रिंजेस के लिए आपने क्या करना है, द मिरर रीडिंग इज अगेन नोटेड, आपने मिरर की जो रीडिंग है वो नोट करनी है, सो दैट द गुड नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर एट द सेंटर ऑफ द फील्ड। कोशिश ये करनी है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिंजेस के लिए आप रीडिंग नोट करें, तब आपका जो एरर है वो रिड्यूस होगा। तो द सेकेंड स्टेप इज रिपीटेड टू टेक द अदर रीडिंग, आपने फिर इसी तरह सेकेंड स्टेप को रिपीट करना है ताकि आप फर्दर रीडिंग ले सकें। ठीक है, ये तो जनरली जब आप फाइंड कर लेंगे तो इसी से रेलिवेंट फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारी कैलकुलेशन जो है वो जनरली कुछ ऐसे ही है कि अगर आप टेबल पे देखते हैं फॉर द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, लीस्ट काउंट ऑफ द रफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो यहाँ पे हमारे पास यूज होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.0001 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माइक्रोमीटर है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो पोजीशन ऑफ मिरर जो है M1 इनिशियली जो आपने नोट की, नंबर ऑफ रिंग्स अपीयर्स 0 जब थी, जब इनिशियल आप नोट की आपने वो 0 थी, तो पोजीशन ऑफ मिरर M1 जो आपने नोट की 1.40401 है। फिर आपने 20 फ्रिंजेस काउंट की और आपने दोबारा रीडिंग नोट की तो ये 1.40363 है। ठीक है, इसी तरह आपने 40, 60, 80 और 100 के लिए आपने फर्दर 20 फ्रिंजेस के बाद रीडिंग नोट करते गए माइक्रोमीटर
जो स्क्रू गेज है उसके ऊपर। सो शिफ्ट ऑफ द मिरर M1 फॉर द 20 रिंग्स। अब शिफ्ट कैसे फाइंड करना है अपने? शिफ्ट इज एक्चुअली द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है इन दो रीडिंग्स का। यानी अगर आप इसमें से ये रीडिंग माइनस करते हैं तो ये आएगी, इसमें से अगर आप ये रीडिंग माइनस करते हैं तो ये आएगी, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये आएगी, इसी तरह इन दो में से ये माइनस करेंगे तो ये रीडिंग आएगी। यानी इन दोनों रीडिंग्स को आप डिफरेंस जो है वो आपका ये आएगा, इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस आपका ये आएगा, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये वाला, और लास्ट टू जो है इनका डिफरेंस ये आएगा। तो ये आपका क्या होता है? शिफ्ट ऑफ द मिरर M1 फॉर 20 रिंग्स, कि मिरर M1 कितना शिफ्ट आया 20 रिंग्स के लिए। उसके बाद अपने बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। डी आप ये जो आपका शिफ्ट होता है यही डिस्टेंस होता है, आप फाइंड कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिंजेस जो हैं, एन जो है आपका वो 20 है, ऐसे आप डिवाइड करेंगे हर एक के लिए। डी रेलिवेंट चेंज हो रहा है ना, आप नोट करते जाएंगे, आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी लैम्डा की। तो ये आपने वेवलेंथ फाइंड कर ली है मोनोक्रोमेटिक लाइट की। तो मीन वेवलेंथ आपकी अगर आप इसकी मालूम करते हैं, दिस वुड बी 2680 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो ये एक मेथड था हमारा जिससे हमने वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की फाइंड की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2D लाइंस। अगर हम 2D लाइंस यानी डबलेट्स के लिए उनका जो डिफरेंस है वो फाइंड करना चाहें, सो इंटरफेरोमीटर इज एडजस्टेड फॉर सर्कुलर फ्रिंजेस। अगेन आपने इंटरफेरोमीटर को सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए एडजस्ट करना है। मिरर M1 इज मूव टिल देयर इज मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस। आपने मिरर M1 को मूव करते जाना है इसके स्क्रू को, और मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस का मतलब है कि धुंधली फ्रिंजेस आपको अपीयर होंगी। ठीक है, उस पैटर्न को आपने नोट करना है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रीडिंग इज नोटेड, और उससे रेलिवेंट आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग नोट कर लेनी है जो कि M1 के साथ लिंक है। उसके बाद क्या करेंगे? बाय फर्दर मूवमेंट ऑफ मिरर M1 द फ्रिंज पैटर्न बिकम्स क्लियर। अब जब आप अगेन मूव करेंगे रीडिंग नोट करने के बाद, तो अगेन आपको क्लियर पैटर्न नजर आएगा। आपने ये नोट नहीं करना, अगेन द मिरर इज मूव्ड अंटिल पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस इज रीच। आपने दोबारा वही वाला पैटर्न नोट करना है जो आपने शुरू में मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस के लिए नोट किया। नोट द माइक्रोमीटर रीडिंग, आपने दोबारा माइक्रोमीटर की रीडिंग नोट करनी है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ कंसेक्टिव पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस। तो इसी तरह आपने मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस के लिए डिफरेंट रीडिंग लेनी है। तो इसका भी टेबल स्टूडेंट्स आपके सामने है। फॉर द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2D लाइंस आप फाइंड कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ द मिरर M1 फॉर द मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, यानी मैक्सिमम इंडिस्टिंक्टनेस ही होता है जब आपको मिनिमा मिला, ठीक है, डार्कनेस, दिस वुड बी आपने नोट की रीडिंग वहाँ से। और पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमा इंडिस्टिंक्टनेस भी आपने नोट की, और इन दोनों का आपने क्या किया? डिफरेंस फाइंड किया। ये डिफरेंस है मीन डिफरेंस, इन सब को आपने सम अप किया, डिवाइड बाय 4 किया, और फिर यहाँ से आपने डेल्टा लैम्डा विच इज द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ द 2D लाइंस आपने फाइंड कर लिया। 6.314 × 10⁻⁸ है। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, शुरू में मैंने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के, अगर मैं इसको पीछे ले आता हूँ तो 0.6 × 10⁻⁹ नैनोमीटर आ जाएगा, विच इज़ एग्जैक्टली हमारी वही एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो गया कि दोनों D लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0.6 नैनोमीटर। ठीक हो गया? और वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प जो हमने फाइंड किया वो क्या है? 268 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं थिकनेस ऑफ मीका शीट, और इसको आप स्पेरोमीटर के मेथड से फाइंड कर सकते हैं और इंटरफेरेंस के मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्कशन है, और परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज एरर में हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखते हैं, और माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू जो वैल्यू गिवन होती है थ्योरेटिकली वो लिखते हैं, और उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं उनके डिफरेंस को स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है कि हमारी जो रीडिंग है उसमें कितने % एरर है। और कुछ अब भी डिस्कशन आप इस टॉपिक पे अगर आप कर सकते हैं करेंगे तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिकॉशन और सोर्सेज क्या होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के? कि नो मिरर ग्लास प्लेट शुड बी टच बाय हैंड, कि आपने ग्लास प्लेट जो है उनको अपने हैंड से टच नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ वगैरह जख्मी हो सकते हैं। स्क्रू बिहाइंड मिरर M2 शुड बी रोटेटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल। जो M2 यानी फिक्स मिरर के साथ स्क्रू है उसको बहुत स्मॉल एंगल से आप रोटेट करेंगे
क्योंकि अगर आप उसको रोटेट करते हैं लार्ज एंगल से तो मिरर M2 जो है उसकी पोजीशन डिस्टर्ब यानी इसका एंगल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस नियर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के नज़दीक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लॉसरी में आपने जो टर्म्स सीखी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, वेज टू ऑब्टेन एक्सटेंडेड सोर्स, ये आप एक्सटेंडेड सोर्स को कैसे हासिल करेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेन ग्लॉसरी पॉइंट्स हैं। इनके बारे में भी आप सर्च करें, कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ों को फर्दर सर्च करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को प्रॉपरली सीखें, एक्सपेरिमेंटली इनको चेक करें और जो आपकी बुक्स हैं रेलिवेंट्स जो कोर्स में दी गई हैं उनको स्टडी करें। आपका पेपर जो है वो ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन रेज होंगे और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।